तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। लास्ट मंडे की बात है, 3 फरवरी तारीख थी, दोपहर का वक्त। श्रद्धा के पिता विकास वालकर से मेरी बातचीत हो रही थी फ़ोन पर, और वो मुंबई में थे। तो इससे पहले भी जनवरी में 15 जनवरी को वो दिल्ली आए थे। उनकी बैक टू बैक 3 पेशी थी श्रद्धा केस में साकेत कोर्ट में। तो जब वो मुंबई से चले और उनके दोस्त जयंत साहब, तो मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि मिलना है और बातचीत करनी है, क्योंकि बहुत लेट हो गया श्रद्धा केस की सुनवाई को, तो उसमें कुछ आप मदद कीजिए, कम से कम मीडिया में आए तो थोड़ा हो। और उनकी शिकायत ये थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला है, लेकिन डे टू डे हियरिंग हो ही नहीं रहा है, जबकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है। 1 जून 2023 से इस केस की हियरिंग चल रही है। मतलब हम फरवरी में हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, करीब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया होगा। बट उन्हें ये नहीं था कि सिर्फ फैसला लेट आ रहा है, बल्कि श्रद्धा के पिता विकास वालकर को एक अफसोस और एक शिकायत ये थी कि 2.25 साल हो गए जब उन्हें पता चला कि श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं है, नवंबर 2022। और तब से वो कई चक्कर काट चुके हैं। बेटी की पूरी लाश तो है नहीं, जो भी बची खुची अस्थियां हैं वो उन्हें सौंप दें, तो वो अपने धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करते हैं, ताकि बेटी की आत्मा को भी शांति मिले और उनके परिवार को भी सुकून मिले। इसको लेकर वो अपने तमाम वकीलों से बात की, कोर्ट में अर्जी दी, पुलिस से गुजारिश की, लेकिन 2.25 साल बीत गए। एक बेबस बाप को देखिए आप, वो कुछ और नहीं मांग रहा, वो ये भी नहीं कह रहा कि चलो तुम बहुत जल्दी इंसाफ कर दो, पता है कानून सुस्त रफ्तार से अपना काम करेंगे। लेकिन एक बाप होने के नाते, और जो कुछ उसने झेला, मतलब किसी की बेटी की ऐसी मौत कि टुकड़ों को समेटने में ही महीनों लग जाए किसी पुलिस को, और उन चंद हड्डियां ही तो थीं श्रद्धा के लाश के नाम पर। लेकिन रीति रिवाज, कस्टम जो है, उसके हिसाब से ये था कि उन चंद हड्डियों का ये अंतिम संस्कार रिचुअल के हिसाब से कर दें, तो शायद आत्मा को उसके सुकून मिले और इन लोगों को भी। लेकिन एक बेटी के अंतिम संस्कार भी एक बदनसीब बाप को नसीब नहीं हुआ। 2.25 साल से वो लगातार मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, 40 से ज़्यादा चक्कर काट चुके हैं विकास। फिर यहाँ आना, रहना, खाना पीना, ट्रेन की टिकट अलग, कभी फ्लाइट से भी आए उसके टिकट अलग। माली हालत भी खस्ता होती जा रही थी। ऊपर से श्रद्धा की कहानी, और जिस तरीके की कहानी, जो ना भी जानता उसका दिल दहल जाए, और वो तो एक बाप था। तो श्रद्धा की उस मौत और श्रद्धा की पूरी कहानी का उस दिल पर जो बोझ था, फिर भी ये बाप इतना मजबूत था कि लगभग 2.25 साल तक उस बोझ को लिए दिल पर जीता रहा। लेकिन बोझ बहुत भारी था, 2.25 साल का इंतज़ार, और उसके बाद संडे यानी कि 9 फरवरी, कल सुबह की बात है। 8 फरवरी की रात को विकास वालकर मुंबई के अपने उस घर में सोए, और सुबह जब वो देर तक उठे नहीं, जो उनकी आदत के खिलाफ था, तो बेटा उठाने गया। काफ़ी उसने हिलाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। थोड़ी देर के बाद पता चल चुका था विकास वालकर अब इस दुनिया में नहीं है। श्रद्धा के पिता विकास वालकर की संडे मॉर्निंग मुंबई में उनके अपने घर में मौत हो गई, और मौत की वजह दिल का दौरा था। वही दिल जिस पर 2.25 साल से एक बोझ था, और वो बोझ उतरा नहीं, और एक बदनसीब बाप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर पाता, उससे पहले ही खुद उनकी अपनी लास्ट राइट्स हो रही थी। कहीं ना कहीं दिल में एक मलाल लेकर गए वो। तो श्रद्धा वालकर के पिता बिना आफ्ताब पूनावाले को फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए या फिर सज़ा सुनाते हुए, और उससे भी बड़ी बात यह कि अपनी बेटी के अस्थियों को उसका अंतिम संस्कार करने से पहले इस दुनिया से कूच कर गए। जब 3 फरवरी को उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि कुछ कीजिए। तो फिर मैंने मुंबई में अपने रिपोर्टर दीपेश त्रिपाठी को फ़ोन किया, और दीपेश त्रिपाठी से कहा कि अगर आप फ्री हो
तो आज शाम को ही चले जाओ, वरना कल सुबह चले जाना। दीपेश ने भी कहा कि नहीं मैं फ्री हूँ, मैं आज ही कर दूंगा। फिर जो शो बनाना था मुझे वारदात में ट्यूसडे 4 फ़रवरी के लिए, तो मैंने उसके हिसाब से फिर कुछ सवाल उनके पास भेजे जिसके जवाब चाहिए थे, और उन्होंने उन सारे सवालों के जवाब दिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही 3 फरवरी की है, सोमवार का दिन, शाम का वक्त, और हमारे मुंबई के रिपोर्टर दीपेश त्रिपाठी विकास वालकर के उनके घर पर बैठे हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं। उसी कमरे में दीवार पर श्रद्धा की एक तस्वीर लगी है, जो तस्वीर शायद मंडे से पहले मीडिया में कभी नहीं आई थी। तो श्रद्धा की वो तस्वीर, विकास वालकर की वो बातचीत, चेहरे पे वो अफसोस और आखिरी ख्वाहिश, एक बड़ी अजीब सी ख्वाहिश कि कम से कम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तो मुझे कानून करने दे, लेकिन हुआ नहीं। और इसी अधूरी ख्वाहिश के साथ वो इस दुनिया को विदा करके चले गए। तो वो आखिरी ख्वाहिश थी, आखिरी इंटरव्यू था, आखिरी उनका शो जो वारदात में गया लास्ट ट्यूसडे को। 4 को ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, 5 को वो शो गया। और जब 5 को ये शो गया, उस रात 11 बजे आज तक पर वारदात में शो गया, और उस दिन भी मेरी बात हुई और मैंने कहा कि आपकी सारी बातें आपने जो कही हमने पूरी कोशिश की। उनका ये भी था कि हमारी वकील है सीमा कुशवाहा, आप उनसे भी कोर्ट के स्टेटस के बारे में, केस के स्टेटस के बारे में बातचीत करें। तो हमने वो भी, चिराग गोटी ने हमारे इंटरव्यू किया जाकर, और ये पूरा शो था जो किया। हो सकता है इस शो को मैं दीपक से कहूँगा इस कहानी के एंड में उसका लिंक अगर हो तो डाल दें। तो एक बदनसीब बाप अपनी अधूरी ख्वाहिश के साथ इस दुनिया को छोड़ गया, और पीछे छोड़ गया बहुत सारे सवाल। कोलकाता आरजीकर केस में तमाम हंगामा हुआ, लेकिन 6 महीने में कोर्ट का फैसला आ गया। अलीपुर की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि संजय राय को रेप एंड मर्डर केस में उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, और यह मुकदमा भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में था। फिर सवाल यह है कि जो केस लगभग 2 सालों से दिल्ली की साकेत कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में है, उसके मुकदमे का फैसला आने में इतना वक्त क्यों? जबकि ये वो श्रद्धा केस था जो जब सामने आया तो हर एक ने दावे किए, नेता से लेके पुलिस ने, सभी ने, कि आनन फानन में इसका मुकदमे का फैसला आएगा और आनन फानन में गुनहगार को सज़ा दी जाएगी। लेकिन आफ्ताब पूनावाला अब भी तिहाड़ जेल में ऐश से रह रहा, और उसे भी इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि इस केस में क्या होना है, बल्कि उसे तो ये होगा कि आरजीकर अस्पताल केस में जो कुछ हुआ फैसला, तो अब शायद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि उसे भी कौन सी फांसी की सज़ा होगी, क्योंकि कोलकाता की कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना कोलकाता आरजीकर के जूनियर डॉक्टर के मामले में। तो यहाँ आफ्ताब पूनावाला भी ये सोच कर बैठा होगा कि श्रद्धा मर्डर केस को भी कहाँ से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में कोर्ट रखेगा, और अगर नहीं रखा तो उम्र कैद, और उम्र कैद मतलब जेल, और जेल मतलब सज़ा तो है नहीं, मज़ा, तो आराम से रहेगा। जिसने कत्ल किया, जिसने जुर्म किया, वो ऐश से आराम से जेल में है, और जो हर दिन मर रहा था, हर दिन जी रहा था एक ख्वाहिश के साथ कि उसकी बेटी का अंतिम संस्कार वो अपने हाथों से करे, वो माली तौर पर भी कमज़ोर हुआ, दिमागी तौर पर भी परेशान, दिल पर अलग बोझ, और वो दुनिया से कूच कर गया। लेकिन मुकदमे में कुछ नहीं हुआ। इस मुकदमे में क्यों नहीं हुआ कुछ? दिल्ली पुलिस का एक थाना है महरौली थाना, और महरौली थाने के अंदर ही श्रद्धा मर्डर केस रजिस्टर हुआ। जब नवंबर का महीना आया और 12 या 13 नवंबर को इस कत्ल का खुलासा हुआ, जब आफ्ताब पूनावाला पकड़ा गया, उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम महरौली के जंगलों को छान रही थी। और मुझे याद है वो 23 दिसंबर की तारीख थी, 23 दिसंबर 2022, जब मैं विकास वालकर को लेकर महरौली के उन्हीं जंगलों में गया था जहां पुलिस श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ढूंढ रही थी। 23 दिसंबर की सुबह सुबह करीब 7 बजे मैं महरौली जंगल में उनके साथ गया, क्योंकि उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करना था। और इससे पहली रात 22 दिसंबर 2022 की रात मेरी पहली मुलाकात हुई थी विकास वालकर से इसी दफ्तर में। वो दिल्ली आए थे क्योंकि केस खुल चुका था, दिल्ली पुलिस ने बुलाया था। और जब मैं उनसे पहली बार मिला तो इस दौरान में वो 22 तारीख थी, और इस केस को खुलासा हुए हुए 13 नवंबर को खुलासा हुआ था। तो लगभग 1 हफ्ते तक ये स्टोरी मीडिया में सुर्खियों में थी, क्योंकि पहली बार था कि कोई शख्स
एक लड़की का कत्ल करता है, लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखता है, महीनों उसको जंगलों में फेंकता है। तो चाहे अखबार और न्यूज़ चैनल और सुर्खियों में थी, और मैं लगातार इस स्टोरी को फॉलो कर रहा था। आज तक के लिए कहानी मैं आपको सुना रहा था। तो मुझे 22 नवंबर की रात पता चला, जब मैं पहली बार इसी ऑफिस के कैफेटेरिया में विकास वालकर साहब के साथ मिला और बैठा, तो मैं बड़ा अजीब सी था जब उनसे मिलने के लिए जा रहा था उस पल में, कि इस शख्स से मैं कैसे मिलूँगा, क्या बात करूँगा। क्योंकि हम लोग तो सोच के ही दहले हुए हैं कि कोई कैसे किसी इंसान के टुकड़े कर सकता है बैठ के बाथरूम में, और फिर फ्रिज में उसकी लाश के टुकड़े रखे, और हर रात वो निकले और पॉलीथीन में जाकर जंगलों में फेंके, फिर लौटे, उसी कमरे में सोए। और ये उसी श्रद्धा के पिता हैं, और मैं लगातार 1 हफ्ते से वो स्टोरी कर रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब मैं मिला, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल बातचीत हुई, तो जो पहली चीज़ उन्होंने वो कही वो ये कि मैं आपके क्राइम तक पे लगातार श्रद्धा से रिलेटेड स्टोरी सुन रहा हूँ। और उनके एक दोस्त हैं जयंत, जो साथ में थे, तो उन्होंने कहा हम लगातार सुन रहे हैं, और आपकी स्टोरी से मुझे वो जानकारी मिली जो मुझे अभी तक दिल्ली पुलिस ने भी नहीं दी थी। तो मेरे लिए पहले लगा कि चलो कम से कम कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ मैं कह गया हूँ किसी एक ऐसे इंसान के बारे में जो इस दुनिया में नहीं है, श्रद्धा। क्योंकि यहाँ लिव इन रिलेशनशिप की भी बात थी, बहुत सारी बात थी, और पेरेंट्स होने के नाते वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल उनसे जब बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि मुझे छोटी छोटी जानकारियाँ आपकी कहानी से मिल रही हैं, तो फिर हमारी बातचीत हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, और मैं लगातार उनको अपडेट भी देता है। अब मैं कहता कि जब आप दिल्ली आएंगे मुकदमे में तो मिलिएगा। फिर 23 को उनके साथ गया, वो इंटरव्यू किया। इसके बाद जब जब मोबाइल पर हम दोनों का नंबर था, नंबर व्हाट्सएप पे भी हम रहते, और आखिरी बार फिर वही था कि 15 जनवरी को आए थे, 3 दिन की हेयरिंग थी, लेकिन उन्हें कहीं और जाना था तो मुलाकात नहीं हो पाई, और उनको इंटरव्यू करना था, इसी जगह पर आना था। फिर उसके बाद फरवरी आया और इत्तेफाक से कोलकाता अर्जीकर का फैसला आया, तब उनका फ़ोन था, और उन्होंने कहा कि शम्स साहब 6 महीने में वो फैसला आ गया, हमारी बेटी के 2 साल हो गए, वो भी फास्ट ट्रैक में था, ये भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में, तो हमारी तो अभी इस केस में गवाहों की गवाहियाँ भी पूरी नहीं हुई, अभी भी 40-50 गवाहियाँ होनी बाकी हैं। और फिर उनकी शिकायत थी कि जब हाई कोर्ट ने कहा डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए श्रद्धा केस की, तो ये तो डे टू डे हो ही नहीं रहा, तो फिर ये काहे का फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ये सारी चीज़ें जब कहीं तो मैंने कहा ठीक, आपको जो भी कहना है आप बोलिए, और मैं अपने रिपोर्टर से पूछता हूँ, जो जो मेरे सवाल हैं वो आप दीजिए। और उन्होंने 3 फरवरी को सवाल जवाब दिए, जो फिर 4 को ऑन एयर हुआ। फिर उनका फ़ोन और मैसेज आया, उन्होंने कहा मैंने देखा, मुझे उम्मीद है, और वो अभी थोड़ा सा उम्मीद से बन भी गए थे, क्योंकि इसी के बाद ये फैसला हुआ था कि अब मार्च से डे टू डे हेयरिंग होगी। जो काम 2 साल पहले होना था वो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अब फैसला लिया कि मार्च से रोज़ाना सुनवाई होगी इस केस की। तो जो उनकी शिकायतें थी वो पूरी शिकायतें आपको स्टेप बाय स्टेप, चूँकि विकास वालकर साहब अब इस दुनिया में नहीं है, उनको सबसे बड़ा अफसोस इस बात का था कि उनकी बेटी एक केस प्रॉपर्टी के तौर पर दिल्ली पुलिस के एक पुलिस स्टेशन के मालखाने में एक गत्ते के डब्बे में बंद रखी हुई, श्रद्धा के नाम पर जो उसकी चंद हड्डियां। अब कोई भी देख तो सकता नहीं है, एक लाश को देखना और लाश के नाम पर बची कुची चीज़ों को देखना कलेजा चाहिए। लेकिन उन्होंने बताया और इंटरव्यू में भी कहा कि जब केस की हेयरिंग होती थी साकेत कोर्ट में, तो कई बार ऐसा होता केस प्रॉपर्टी को कोर्ट में पेश किया जाता है, तो ऐसे कई मौके आए जब महरौली थाने के उस मालखाने से उस गत्ते के डब्बे में रखी श्रद्धा हड्डियों की शक्ल में उसे कोर्टरूम लाया गया, और कोर्टरूम में वो रखा गया, और तब विकास वालकर को पता चला कि इस कार्टून में या इस छोटे से गत्ते के डब्बे में कोई और नहीं बल्कि उसकी श्रद्धा बंद है। बस उन्होंने वही देखा। मई 2022 के बाद उन्होंने उस डब्बे में ही श्रद्धा को देखा। अब सोचिए उस बाप पे जिसे बार बार ये ख्याल आ रहा है कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बची खुची अस्थियाँ एक थाने में, एक मालखाने में, एक डब्बे में बंद रखी हुई हैं, और केस प्रॉपर्टी के नाम पर। उन्होंने अपने वकील से कहा कि कुछ करके आप दिला दीजिए, अंतिम संस्कार करेंगे, लेकिन हमारा कानून कहता है ये केस प्रॉपर्टी है, जब तक केस खत्म नहीं होगा तब तक हम देंगे नहीं। तो महरौली के उस थाने से साकेत कोर्ट की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है,
और कई बार थाने के मालखाने से श्रद्धा को निकाल कर कोर्ट रूम लाया गया और उन्हीं कई मौक़ों पर विकास वालकर ने अपनी बेटी श्रद्धा को एक बंद डब्बे में देखा। अब इसके बाद मुकदमा जो है 1 जून 2023 को शुरू हुआ था। 1 जून 2023 के शुरू होने के बाद कई तारीखें पड़ी। विकास वालकर को भी बार बार बुलाया गया, कई बार केस का स्टेटस जानने के लिए आए। उन्होंने कहा हम 35 से 40 बार आ चुके, हर बार आना जाना रहना खाना पीना खर्चा होता है। माली हालत भी दिन ब दिन ख़राब होती गई और फिर भी वो लगे रहे क्योंकि उन्हें इंसाफ चाहिए था और इंसाफ से भी बढ़कर उन्हें अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कराना था। लेकिन ये मुकदमा चलता रहा और उन्हें उनकी बेटी की अस्थियां मिली नहीं, बल्कि बाद में उन्हें ये पता चला कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला आ भी जाता है तो भी शायद श्रद्धा की अस्थियां उन्हें नहीं मिलेंगी। उसकी वजह ये थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और जब तक हाई कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना दे वो केस प्रॉपर्टी किसी को सौंपी नहीं जा सकती। यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी अपना फैसला सुनाए, उसके बाद हाई कोर्ट में भी काफ़ी वक्त तक वो मालखाने में ही रहेगा। मतलब श्रद्धा के पिता को अब भी इंतज़ार करना था। अब जून 2023 में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट है, याद रखिएगा, जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 6 महीने में कोलकाता आरजीकर का फैसला सुना दिया। ये वही फास्ट ट्रैक कोर्ट है दिल्ली की जिसने, और इत्तेफाक से यही साकेत कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसने निर्भया केस का फैसला 9 महीने में सुना दिया था। लेकिन लगभग 1.25 साल हो गए, मुकदमे की कार्रवाई अब भी जारी है। 110 या 12 विटनेस थे, जिसमें से अब भी 47 विटनेस की गवाही होनी बाकी है। इसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर बहस, और ये केस डे टू डे हेयरिंग हो ही नहीं रहा। मतलब जब डेट दे दें अगली तब हो जाए। अब जाकर 1 जून 2023 के बाद अब जाकर इस साल 2025 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये फैसला किया कि ठीक है, टाइम हो गया है, बहुत प्रेशर भी था, तो अब हम मार्च से इस केस की डे टू डे हियरिंग करेंगे। मतलब हर दिन सुनवाई होगी मार्च से, अगले महीने से। लेकिन 40 से 47 गवाह अभी बाकी हैं। इसके बाद बहस होगी, फिर दोनों तरफ से बहस के बाद अदालत पहले ये मानेगी कि गुनहगार है या नहीं, फिर सज़ा सुनाएगी। तो ये सारी चीज़ों में खुद श्रद्धा के वकील जो है उनका भी मानना है कि मई से पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाएगी। यानी ये भी फरवरी है, मार्च अप्रैल मई मई तक जाएगा ये फास्ट ट्रैक का कोर्ट। मई जाने के बाद जो भी होगा हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब अभी पता नहीं कितने बरस लग जाएंगे, मालूम नहीं। और यही चीज़ शायद, यही कानूनी, एक आम इंसान भी जब अदालती चक्रव्यूह में फंसता है इस तरह के मामलों में, तो धीरे धीरे उसकी इतनी जानकारी हो जाती है कि उसे पता है कि जूते घिस जाएंगे, इंसाफ इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। लड़ाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में ख़त्म नहीं होगी, लड़ाई डे टू डे हेयरिंग के बाद भी नहीं होगी, लड़ाई हाई कोर्ट में भी ख़त्म नहीं होगी, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी ख़त्म नहीं होगी। और हर बार तारीख पर आना, उसका खर्चा अलग। तो शायद ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विकास वालकर के दिल में थी और यही दिल का बोझ दिल पर भारी पड़ गया। श्रद्धा की माँ पहले ही नहीं है, श्रद्धा के पिता की अब मौत हो गई, ले देकर बचा अब श्रद्धा का एक भाई जो जस्ट अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी तलाश रहा है। अब पूरी जिम्मेदारी श्रद्धा के इस भाई पर है, इस मुकदमे की भी जिम्मेदारी, अपनी बहन के अंतिम संस्कार की भी जिम्मेदारी और आफताब पुणे वाले को सज़ा दिलाने की भी जिम्मेदारी। जब आखिरी बार 3 फरवरी को बात की थी विकास वालकर ने, तब उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो कई बार अपने बेटे को भी लेकर दिल्ली जाते हैं मुकदमे की कार्रवाई के दौरान। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब बीच में कुछ वक्त से वो बेटे के साथ आ रहे थे, वरना वो अक्सर अपने दोस्त जयंत के साथ आते थे। तो शायद कहीं ना कहीं उनके आभास या अंदाज़ा था कि आने वाले वक्त में इस मुकदमे को आगे उनका बेटा और श्रद्धा का भाई ले जाएगा, और इसी वजह से शायद ला रहे थे ताकि वो देखे, सीखे, समझे
केस का स्टेटस जाने। लेकिन वाकई इतना अफसोसनाक है कि एक बाप अपनी अधूरी ख्वाहिश के साथ बेटी का अंतिम संस्कार कर पाता, उससे पहले ही उसके लास्ट राइट्स हो गए। कानून की सुस्त चाल इंसान को कई बार कैसे कैसे मारती है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो आखिरी बातचीत, जो आखिरी इंटरव्यू उन्होंने अपनी ज़िंदगी का, जो उन्होंने अपने गम अफसोस जताए कि अंतिम संस्कार करने की इच्छा नहीं मतलब पूरी हो रही है, केस में क्यों वक्त लग रहा है, बाकी केस के फैसले जल्दी आ जाते हैं, जो 2 साल पहले फैसला होना चाहिए डे टू डे हियरिंग का वो अब क्यों हो रहा है, ये सारी उनकी शिकायतें थीं। और मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो आखिरी उनका इंटरव्यू 3 फरवरी की शाम मुंबई में उनके घर में दीपेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी ने लिया, इस कहानी के आखिर में मैं चाहता हूँ कि वो आप इंटरव्यू भी सुन लें। ऐसे है कि ये पिछले जनवरी 2023 को केस शुरू हो गया ट्रायल में, तो अब तक तकरीबन कंप्लीट होने को आए हैं। अभी शायद टोटल 212 विटनेसेस है, उसमें से लगभग 165 विटनेसेस कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी अभी जो भी है वो सारे इन्वेस्टिगेशन टीम बस वही बचे हैं, तो उनका अभी ट्रायल होना बाकी है। तो मुझे लगता है अभी 1-2 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला हो सकता है। सर आज भी हियरिंग थी, आप खुद को पेश हुए थे, हियरिंग सुन रहे थे ऑनलाइन के माध्यम से, आज क्या हुआ हियरिंग में? आज भी वो डेट जो थी उन्होंने हियरिंग पे कुछ नहीं फैसला दिया। वो बोले कि अगली डेट 6 तारीख की लगाई है, तो शायद 6 तारीख को मुझे अभी फरवरी की सारी डेट्स मिलेंगी। सर आपकी भी गवाही हो चुकी है, आपने अपनी गवाही में क्या कहा था कोर्ट में? मैंने जो भी एक्यूज ने जो भी डिक्लेयर किए थे मेरे सामने, जैसे कि हत्या कब की, कहाँ की और कैसे कैसे उन्होंने सारा प्लान किया था, वो सारा मैंने उसमें बयान दिया है। तो मुझे लगता है कि उसको फांसी की सजा ही होनी चाहिए। सर श्रद्धा के अंतिम संस्कार के लिए क्या आपने मांग की थी और क्या उसका स्टेटस है? मैंने 2 बार इसके लिए मांग की है कोर्ट के सामने, तो तभी डिफेंस काउंसिल ने यही कहा कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है, तो हम जब तक इसका ट्रायल फैसला नहीं हो सकता है तब तक हमें रखना पड़ेगा। तो यही मुझे कोर्ट से कहा गया कि आपको तो रुकना ही पड़ेगा। तो अभी भी करीबन 2.5 साल हो गए, तो मैंने अब तक उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया मेरी बेटी का। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जल्द से जल्द उसका न्याय मिले और मैं उसका अंतिम संस्कार कर लूँ। सर जो बॉडी पार्ट्स थे क्या वो कहाँ रखे हैं? क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? क्या आप वहाँ गए कभी इन 2 सालों में? नहीं, जहाँ रखे वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कोर्ट में जब उसकी गवाही, जो भी विटनेसेस है उनकी गवाही के तौर पे उसको पेश किया जाता है, तभी मैं देखता हूँ। तो मुझे लगता है ये अभी जेल कस्टडी में ही होगा, जो भी बॉडी पार्ट्स है वो। सर कोलकाता का केस एक हमने देखा, उसका फैसला इतनी जल्द आ जाता है, लेकिन इस मामले को लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। आपको क्या लगता है क्या कारण हो सकता है देरी हो रही है, और क्या आप मानते हैं कि देरी हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल ये इसमें देरी हो चुकी है, क्योंकि जब से ये केस चल रहा है मैंने यही मांग की थी कि उसका फास्ट ट्रैक और वो भी टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक हो जाए केस, और उसका जल्द से जल्द फैसला हो जाए। लेकिन ये केस के बाद भी, जैसे कि कलकत्ता में जो डॉक्टर की कोई केसी मेडिकल कॉलेज में जो हत्या हुई थी, तब उसको जो आरोपी था उसको भी अभी 6 महीने के अंदर उसको न्याय मिल गया। तो ये केस
2.5 साल से अभी उसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं देरी हो रही है। सर, अब और कितने गवाहों की गवाही अभी तक बाकी है और कितने गवाहों की स्टेटमेंट या गवाही अब तक हो चुकी है? लगभग यही है कि 165 के करीब करीब गवाही हो चुकी है, और मेरे ख्याल से अभी जो भी बचे हैं 40-45, उसमें से कुछ एफिडेविट पे आ जाएंगे, और जो भी बचे हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनके ट्रायल होनी बाकी है अभी। सर, एक सवाल ये भी है कि क्या लगता है आपको, आपने कहा कि 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, कोलकाता मामले में पहले फैसला आ गया, क्या लगता है इस केस में कब तक फैसला आने की उम्मीद आपको लगती है? अभी मुझे लगता है कि ये जैसे जज मैम ने कहा कि अगले मार्च में इसकी डे टू डे हियरिंग हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। ये अभी वैसे 2 साल के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि डे टू डे हियरिंग होनी है, तो ये तो 1.5 साल पहले ही होना चाहिए था। जो फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट का मतलब ये है कि इसको डे टू डे हियरिंग पे जाना चाहिए। वैसे ये हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया था कि इसको फास्ट ट्रैक पे ही चलाया जाए। तो अभी 2 साल के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया कि इसको डे टू डे हियरिंग कराई जाए। तो अभी मार्च में जब इसकी डे टू डे हियरिंग होगी, उसके बाद शायद मार्च एंडिंग तक मुझे लगता है कि फैसला होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, मुंबई से दिल्ली अब तक कितनी बार आप जा चुके हैं सुनवाई के लिए, और कैसे ये सब मैनेज करते हैं? हर बार तो मुझे नहीं जाना पड़ता है। जैसे कि मेरा जब ये ट्रायल पे जब मुझे बुलाया गया या मेरे बेटे को बुलाया गया, तब करीब 1.5 महीने तक मुझे कोर्ट के तरफ से ही बुलाया जाता था, और उसका आने जाने का खर्चा भी मुझे सरकार की तरफ से मिलता था। अभी लेकिन मुझे तो हर बार उसका केस का स्टेटस लेने के लिए जाना ही पड़ता है। तो अभी लगभग 35 से 40 बार तो मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, और उसका सारा मतलब जो भी एक्सपेंसेस होता है वो मुझे ही करना पड़ता है। वहाँ पे जाके रहने का, आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। तो मुझे अभी वैसे मतलब मेरे बेटे को भी लेके जाना पड़ता है हमेशा। तो पता नहीं अभी ये और कितने महीने और जाना पड़ेगा, और सारा ये मैं अभी ये मुझे मुश्किल हो रहा है कि कैसे कह पाऊँ मैं कि मैं हमेशा मीडिया को भी मैं ये कहता था कि इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। सरकार ने भी, दोनों तरफ से, दिल्ली सरकार ने भी और महाराष्ट्र सरकार ने भी, तो ये अभी तक किसी ने भी नहीं इसके बारे में सोचा और मुझे कुछ मदद की है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ दोनों सरकारों को कि इसके बारे में सोच के मुझे कुछ इसके जल्द से जल्द मदद हो जाए। तो ये थी विकास वालकर की आखिरी बातचीत, उनका आखिरी इंटरव्यू, उनकी आखिरी ख्वाहिश। और उसके बाद अचानक 6 दिन बाद ऐसा कुछ होगा, सोचा भी नहीं था। कल सुबह जब मुझे मैसेज मिला और फिर फ़ोन आया तो मैं सन्न था, क्योंकि अभी मेरी उनसे बात हुई, इंटरव्यू में भी बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन वही है, मौत का क्या भरोसा, कब कहाँ कैसे दबे पाँव चली आए, कुछ नहीं पता। बट अब उम्मीद है कि शायद विकास वालकर की मौत की खबर साकेत की उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी पहुंच चुकी होगी। और क्या पता, एक बाप की ख्वाहिश तो अधूरी रह गई, लेकिन अब उनके जाने के बाद शायद कोर्ट का फैसला जल्द आए और जो डब्बे में बंद श्रद्धा है, बाप न सही बेटी को सौंपा जाए ताकि वो अंतिम संस्कार कर सके। यही दवा, यही उम्मीद है। तो फिलहाल इसमें इतना ही, लेकिन इसके बाद वही अपना सिलसिला। आज अयान सैनी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अयान। और ये विशाल सैनी जी के बेटे हैं। अमरदीप आनंद, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमरदीप। साथ ही पूनम कादुकर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो
तो हैप्पी बर्थडे पूनम। और ये भूषण कादुकर जी की पत्नी है। प्रवीण एंड अंजलि, इन दोनों का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रवीण एंड हैप्पी बर्थडे अंजलि। और ये भेजा प्रदीप कुमार ने है। साथ ही टेंडोल, इनका भी जन्मदिन, न्यूयॉर्क में है ये, तो हैप्पी बर्थडे टेंडोल। और भेजा गावा ने है। इसके अलावा प्रतिमा पांडे, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे प्रतिमा जी। और ये देवव्रत द्विवेदी जी की पत्नी है। साथ ही जगदेव खिलर, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जगदेव जी। दीप्ति सुंदर बेहरा ने भेजा है। भोला शंकर का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भोला जी। और ये भेजा अभिषेक कुमार दुबे ने है। इसके अलावा अमर सिंह चौधरी, इनका भी, बल्कि अमर सिंह चौहान, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमर सिंह जी। मानवी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मानवी। और ये अमित कुमार की बेटियां हैं। साथ ही अनुषा चौधरी, इनका भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे अनुषा जी। एंड ऋषि राज दत्ता, ये इनके हस्बैंड हैं। इत्तेफाक से एक दिन आगे पीछे दोनों का जन्मदिन होता है, तो अनुषा जी आपको भी और आपके पति ऋषि राज दत्ता जी आपको भी, आप दोनों को हैप्पी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा सलाउल्ला चौधरी, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सलाउल्ला चौधरी। साथ ही आज राजमणि एंड अभिनव, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी राजमणि एंड अभिनव। नेमी बिश्नोई और सूरज बिश्नोई, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी शादी की सालगिरह मुबारक, भेजा अशोक बिश्नोई ने है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।